हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का। और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है और जो स्टेप्स इस टॉपिक के अंदर अंडर इन्वॉल्व हैं उन स्टेप्स को बिल्कुल सीरीज वाइज ही लिखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कैसा प्रोसीजर है जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके अंदर कई बार हमने पिछले में भी पढ़ा था कि ऑनलाइन भी हो सकता है। तो जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज़ की वो हम किस बेसिस पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे भी कर सकते हैं। कि बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे होती हैं वो बना दी जाती हैं, तो उन वेबसाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। Trading in securities is now executed through an online screen-based electronic trading system. अगर हम बात कहें सिंपली कि जो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ है वो किस टाइप पर एग्जीक्यूट होने लग गई है, अब ऑनलाइन होने लग गई है। सिंपली पुट और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर डन थ्रू अ कंप्यूटर टर्मिनल। अब कंप्यूटर के टर्मिनल से ही, यानी कंप्यूटर की हेल्प से, ऑनलाइन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज जो हैं, जो हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करना क्या है, बाय और सेल। तो जो सिक्योरिटीज का बाइंग और सेल पर्पसेस जो होते हैं वो ब्रोकर्स की हेल्प से भी किए जा सकते हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं, एजेंट होते हैं जो सारी जानकारी रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, और उनके वो मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट फ्लो टू द ब्रोकर्स ऑफिस। एवरी ब्रोकर हैज टू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर टर्मिनल। स्टॉक मार्केट अब धीरे धीरे कैसे शिफ्ट होता जा रहा है, वो ब्रोकर्स के ऊपर। जो ब्रोकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं सारे शेयर्स का और जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनका। एंड every broker has to have access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange is in this on to the website। यानी कि जो भी कंप्यूटर टर्मिनल है कनेक्टेड रहते हैं, कौन रहते हैं, ब्रोकर जो हैं उन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, और मेनली किससे कनेक्ट होते हैं, जो मेन स्टॉक मार्केट है उनसे कनेक्ट होते हैं, और उसी साइट पर काम करते हैं। सारी इंफॉर्मेशंस सेल और परचेज की अपने पास रखते हैं कि किस पर्सन को किस टाइप का शेयर चाहिए और किस पर्सन को कितने रुपए का शेयर चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए उस शेयर का। फिर बोला है द सॉफ्टवेयर इज सो डिजाइन, जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है दैट द ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड फ्रॉम अ काउंटर पार्टी। जो मैचिंग ऑर्डर है वो मिल सके। अब मान लीजिए कि जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में है 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, लेकिन जो मेन जो बायर है वो चाहता है कि वो 8 रुपये में खरीदे। अगर कोई शेयर 8 रुपये का उस मिल जाता है तो वहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर भी मैच हो गया। अगर कोई चाहता है चलो 10 रुपये का ही खरीद लेते हैं, ठीक है, तो भी क्या हो गया, ये मैचिंग ऑर्डर हो गया। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो दूसरी पार्टी है वो अपने ऑर्डर्स को जो वो चाहती है उस तरह से मैच कर सके। द होल ट्रांजेक्शन इज कैरिड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दी जाती है विद बोथ द पार्टीज बीइंग एबल टू सी द प्राइसेस ऑफ ऑल शेयर्स गोइंग अप एंड डाउन एट द टाइम्स ड्यूरिंग द टाइम दैट बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एंड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस टाइम पर सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं, जिनसे दोनों पार्टी देख सकती है कि उसके शेयर्स, जो सेल करने वाला पर्सन है वो देख सकता है कि उसके शेयर्स की कितनी डिमांड है, और जो बाय करने वाला पर्सन है वो भी देख सकता है कि उससे जो प्राइस उसको चाहिए वो क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोनों पार्टीज को क्या हो जाता है, इन साइट से फ़ायदा हो जाता है। वो आसानी से हर चीज़ को देख सकती हैं कि जो सेल है वो जो सेल करने वाला पर्सन है वो क्या देखता है कि किस टाइप से प्राइसेस अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, मेरी सामने वाली कंपनी ने कितना प्राइस रख दिया शेयर्स का। ठीक है, तो वो इस तरह से पूरा एक एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। क्या स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर के? इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू सेटल ऑल ट्रेड्स विद इन 2 days ऑफ द ट्रेड डेट। ट्रेड डेट की जो डेट होती है उनसे 2 दिन तक के बीच में, यानी विद इन 2 दिन 2 days क्या कर सकते हैं, ये कंपल्सरी होता है कि आपको वो प्रोसीजर फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला स्टेप होता है, यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखे हैं स्टेप्स, बट एनसीईआरटी बुक में बहुत लॉन्ग में है तो मैं वहीं से ही ढंग से कराऊंगी। सो फर्स्ट स्टेप है, इफ एन इन्वेस्टर विशेज टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटीज he has to first approach a registered broker or sub broker and enter into an agreement with him। यानी जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, बाय करना चाहता है या सेल करना चाहता है अपनी सिक्योरिटीज को, तो वो पहले किससे बात करेगा? ब्रोकर से। एक ब्रोकर को रजिस्टर कराएगा जो पहले से ही रजिस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, उस ब्रोकर से बात करेगा, फिर उसके बाद उससे एग्रीमेंट करेगा, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट। जो इन्वेस्टर है उसको ब्रोकर क्लाइंट को साइन करना होगा, यानी उससे एग्रीमेंट करना होगा, एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। जो पहले प्लेस ऑर्डर करने से पहले उसे क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ही हैज़ ऑल्सो टू प्रोवाइड सर्टेन अदर डिटेल्स। जो इन्वेस्टर है उसको बहुत सारी अदर डिटेल्स देनी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं, जैसे उसका खुद का पैन नंबर हो गया, ये बहुत मैंडेटरी होता है पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ऑक्यूपेशन करता है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्या बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, रेजिडेंटल स्टेटस, वो इंडियन है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एनआरआई है, या डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स कि उसकी डिपॉजिटरी अकाउंट की क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ उसको देना पड़ता है। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, यानी उसको ये भी बताना पड़ेगा उस ब्रोकर को कि वो किस ब्रोकर से पहले रजिस्टर्ड हुआ है। क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लाइंट कोड नंबर भी एक दिया जाता है और वो बताया जाता है कि कौन सा नंबर है। द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर जो है वो किसका अकाउंट ओपन कर देता है? इन्वेस्टर का, नेम ऑफ द इन्वेस्टर के नाम से जो भी नेम होगा इन्वेस्टर का, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। यानी कि जो इन्वेस्टर है उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया तो उसका एक डीमैट अकाउंट बन जाता है। जैसे हम कभी भी अपना अकाउंट जब खोलते हैं तो वो हमारा अलग तरीके से अकाउंट होता है, कई बार फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो ऐसे ही इन्वेस्टर अपना कौन सा अकाउंट खोलता है? डीमैट अकाउंट खोलता है या बेनिफिशियल ओनर अकाउंट खोलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। फिर इन्होंने कहा कि ही विल ऑल्सो हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन, उसको बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा कि कैश के ट्रांजेक्शन्स होने के लिए, कि जो पैसा देना है या लेना है उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है डेट इज थर्ड स्टेप, वो आता है द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर। उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो प्लेस करेगा ऑर्डर विद द ब्रोकर, ब्रोकर को बताएगा कि उसका क्या ऑर्डर है, टू बाय और सेल शेयर्स, कि उसको सेल करने हैं शेयर्स या खरीदने हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी गिवन, जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी जानी चाहिए, किसको दे दी जानी चाहिए? ब्रोकर को। गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसको चाहिए, कितने प्राइस के शेयर्स चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर को चाहिए होती हैं, तो वो कौन देता है? इन्वेस्टर देता है। द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन प्राइस और द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। जो ब्रोकर है, जो भी उसको बेस्ट प्राइस लगेगा, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो एग्रीमेंट किया है, तो जो भी उसको बेस्ट प्राइस लगेगा इन्वेस्टर के लिए वो उसको बाद में बता देगा। द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। जो ब्रोकर है वो फिर ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है और क्या करता है, जो भी मेन स्टॉक एक्सचेंज है उनसे कनेक्ट होकर उस शेयर के प्राइस को, उस शेयर के वैल्यू को देखता है और मैच करता है कि
कौन सा शेयर बेस्ट रहेगा उस इन्वेस्टर के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट अ प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। यानी जो भी अगर ब्रोकर जो है उसको अगर दिख जाता है कि वो शेयर्स जो भी मेंशन है ऑनलाइन तो वो मैच कर रहे हैं उसके साथ, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर टर्मिनल पर जाएगा और उस इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करेगा, और वो सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ठीक है। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जो ब्रोकर है बाद में क्या कर देता है, एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप जो है वो इन्वेस्टर को दे देता है कि हाँ आपका कन्फर्म हो चुका है, आपके जिस टाइप के आपको शेयर्स चाहिए थे या जिस टाइप के आपको प्राइजेस चाहिए थे वो मैच हो गए हैं। क्योंकि शेयर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, रिडीमेबल हो गया, इरिडीमेबल हो गया, इस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, तो शेयर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो किस टाइप का उसको शेयर चाहिए, तो अगर उससे उसकी मैचिंग हो जाती है तो वो उसको एक कन्फर्मेशन स्लिप दे देता है ब्रोकर। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही ट्रेड खत्म हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। 24 घंटे के अंडर अंडर जो ब्रोकर है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू कर देता है। और जो ये नोट है वो क्या कंटेन करता है, किस टाइप की डिटेल्स होती हैं, डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो भी बॉट करने हैं या सेल करने हैं, द प्राइस, उसका क्या प्राइस है, द डेट, क्या डेट है, एंड द टाइम ऑफ डील, कि डील करने का क्या टाइम रहा, एंड द ब्रोकेज चार्जेस, अपने खुद के जो चार्जेस हैं वो भी बता देता है। दिस इज एन important document as it is legally enforceable and helps to settle disputes claims between the investor and broker। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, क्यों, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो सके, तो इस वजह से इसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक यूनिक ऑर्डर कोड जो असाइन किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन में, तो उसको भी प्रिंट आउट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है 7, नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स और पे कैश फॉर द शेयर स्पॉट। जो इन्वेस्टर है अगर उसने सेल किया है या पे किया है, अगर वो पे कर रहा है कैश को उस जो भी डिलीवर करना है उसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर, दिस शुड बी डन इमिडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये जब ही हो जाना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है आपको रिसीव हो जाता है, यानी जो इन्वेस्टर है उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव हो गया तो उसके तुरंत बाद ही उसको करनी पड़ती है क्या, पेमेंट्स। और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शॉल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ चार्जेस टू द एक्सचेंज। अगर वो एक दिन पहले उस ब्रोकर को पेमेंट कर देता है तो उस पेमेंट को क्या कहते हैं, पे इन डे। दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। फिर नेक्स्ट है, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज बिफोर द T+2 डे। T+2 डे यानी ट्रेड के 2 दिन के अंदर अंदर जब हम ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं तो वो है ये T+2 डे। ट्रेड हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर करनी है तो T+2। एज द डील हैज़ टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन T+2। जो भी डील है वो T+2 पर ही फाइनलाइज होनी चाहिए, यानी अगर जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट कर देनी पड़ती है। उसके बाद इन्होंने कहा है द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 जो डे ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी T+2 डे वाली जो लॉ के द्वारा, वो है 1 अप्रैल 2003 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9th पॉइंट, द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द ब्रोकर। जब जो शेयर मिल जाते हैं इन्वेस्टर को और उसके बाद शेयर मिलने के बाद जब वो पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को हम बोलते हैं पे आउट डे। द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट डे सिंस ही इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज। क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर पेमेंट करता है ब्रोकर, उसके बाद क्यों, क्योंकि उसे ऑलरेडी पेमेंट मिल चुकी होती है। फिर नेक्स्ट है 10th, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स। जो ब्रोकर हैं वो
द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। जो भी शेयर्स की डिलीवरी हुई है वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में डाल दिया जाता है इन्वेस्टर के। द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल्स ऑफ द डीमेट अकाउंट। उसके लिए इन्वेस्टर को क्या देनी पड़ती है, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है डीमेट अकाउंट की। एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। तो जो भी सारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की भी, यानी डिपॉजिटरी अकाउंट की भी, तो वो सारी की सारी जो सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी है वो डायरेक्टली उसके बेनिफिशियल ओनर अकाउंट में चली जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम करेंगे सिर्फ इतना ही टॉपिक। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आ भी जाता है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, ये जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, ये ऐसे ही एज इट इज़ 1 2 3 आएंगे। ऐसा नहीं करना है कि दूसरा पहले में डाल दिया और पहला लास्ट में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सीरीज वाइज इन पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। एंड बाय बाय।